जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट करने की भी कोशिश करते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 15 लगवा दिए थे। आज क्वेश्चन 16 तक कवर करते हैं। क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करते हैं और जहां तक हो सकता है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया गया है सीपी और जीएच क्रमशः एसी कोण एसीबी और कोण ईजीएफ के समद्विभाजक है। तो पहले तो आप त्रिभुज बना लो, कौन कौन से त्रिभुज की बात हो रही है उससे चेक करें। एक तो हमारे पास त्रिभुज है एबीसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक हमारे पास त्रिभुज है एफ ई जी। तो एफ ई जी एक तो दो त्रिभुज है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एबीसी है और एफ ई जी है। इन दोनों फिगर में क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीडी और जीएच। सीडी तो सीडी इधर सामने होगा कहीं पे, सीडी ये सीडी है और जीएच ये जीएच हो गया। ये दोनों भुजाएं इस कोण सी को और कोण जी को ये दोनों समद्विभाजित करती है। इसका मतलब आधा आधा बांटती है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो ये सीडी और जीएच आधा आधा बांटती है दोनों कोणों। क्वेश्चन कह रहा है और ये जो सीडी है बिंदु डी एबी पर भुजा एबी पर स्थित है और ये एच बिंदु भुजा ईएफ पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले हम यही लिखते हैं क्या क्या चीज ज्ञात है। ज्ञात है उसे पहले लिख लो। ज्ञात है दो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज ईएफजी है, जिसमें सीडी व जीएच क्रमशः कोण सी व जी के समद्विभाजक। इसके बाद आपको यह भी दिया गया है तथा इसके बाद दिया गया तथा एक त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ईएफजी। ये दोनों त्रिभुज समरूप भी दिए गए। आपको दो पॉइंट मालूम है। देखो ये वाला जो ये कोण है तो ये कोण और ये सीडी और ये जीएच ये इन दोनों कोणों के समद्विभाजक। इसका मतलब आधा आधा बांटना है। इसके बाद ये भी पता है ये दोनों त्रिभुज समरूप भी है। और हमें सिद्ध क्या करना वो भी लिख लो। सिद्ध क्या करना, देखो हमें इसमें दो तीन एक पॉइंट नहीं इसमें दो तीन पॉइंट में सिद्ध करने। इसमें से फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है। फर्स्ट पॉइंट है सीडी और बटे में जीएच बराबर एसी बटे एफजी। ये हमें प्रूफ करना है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि त्रिभुज डीसीबी समरूप हो जाए त्रिभुज एच जी ई के। तीसरा इसमें पॉइंट हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज डी सी ए ये समरूप हो जाए त्रिभुज एच जी ई के। ये तीन पॉइंट हमें सॉल्व करने हैं। तो इन तीनों पॉइंटों को सही से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप विचार करो हमें क्या क्या ज्ञात है।
हमें ये ज्ञात है, देखो CD और GH ये माध्यिका है किसकी, कोण C, और मतलब ये माध्यिका क्या है, ये समद्विभाजक है दोनों कोणों के। दूसरा पॉइंट हमें ये मालूम है दोनों त्रिभुज समरूप है। अब हम करेंगे इसकी क्या उत्पत्ति, क्या सॉल्यूशन इसका करते हैं। क्रम से लिखना, पहले ज्ञात है लिखना, फिर सिद्ध करना लिखना, फिर उत्पत्ति लिखना है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EFG, ताकि सही से लिखते हैं क्रम क्या लिखा हुआ है इसमें, FEG लिखा है, FEG, यहाँ पे भी सही कर देना FEG, FEG, यहाँ पर भी FEG करना। जैसा क्रम यहाँ पे दिया गया वैसा ही क्रम लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। दोनों त्रिभुज कैसे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। ध्यान रखना, अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं आनुपातिक होती हैं। संगत कोण बराबर होंगे, भुजाएं आनुपातिक होंगी। पर अब देखो ये दोनों संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए तुम देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर लिख सकते हैं कोण F, कोण B बराबर लिख सकते हैं कोण E, और कोण C बराबर लिख सकते हैं कोण G। तो आप लोग ध्यान रखना, ये जैसे ए के बराबर क्या है, बी के बराबर क्या है, सी के बराबर क्या जी, ये हमें कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से कहाँ से पता लगी, ये दोनों त्रिभुज समरूप है वहां से पता लगी। इसका आगे हम यूज करेंगे, इस इसे हम डाल देंगे पूरे को समीकरण 1। अब हमें जो प्रूफ करना है उसे लेके चलेंगे। ये देखो सीडी, अब ये हमें पता कैसे करोगे कौन सा हमें त्रिभुज लेके चलना है। देखो सीडी किस में आ रही है, सीडी इसमें ये आ रही है, और जीएच किस में आ रही है, ये जीएच, ये जीएच है। एसी कहाँ पे आ रही है, ये एसी है। एफजी कहाँ पे आ रही है, ये एफजी है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें ऊपर वाले ट्रायंगल को लेके चलना है, इसके ऊपर वाले ट्रायंगल को लेके चलना है। तो अगर वो दोनों ट्रायंगल अगर हमारे समरूप हो जाएंगे तो ये भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एसीडी व त्रिभुज एफ जी एच में। अब इन दोनों त्रिभुजों को किसी भी तरीके से समरूप दिखाओ, उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ध्यान दो, पहले आपको पहले से मालूम है कोण जो ए हमारा है, ऊपर वाले त्रिभुज में जो कोण ए है और इसके ऊपर वाले त्रिभुज में कोण एफ है, दोनों बराबर है। समीकरण 1 से देखो, कोण ए बराबर कोण एफ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण एफ। इधर साइड में लिख दो समीकरण 1 से। हमें समीकरण 1 में ये चीज ज्ञात है, जो ज्ञात है उसे पहले लिखो। उसके बाद हमें ये भी मालूम है कि कोण सी किसके बराबर है, कोण सी किसके बराबर है, कोण जी के बराबर। बट पूरा कोण सी, ये सी तो पूरा कोण है, पूरा कोण इस त्रिभुज में नहीं आ रहा है, इस त्रिभुज में इसका आधा आ रहा है, और इसी प्रकार इसमें जी पूरा नहीं आ रहा है, इसका आधा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लाइन से अगर हम सी बटे 2 कर दें और यहाँ पर जी बटे 2 कर दें, तब भी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर भाई अगर पूरा पूरा मान बराबर है तो इसका दोनों का आधा आधा कर देंगे, वो भी हम मान बराबर होगा। तो दो कोण हो गए बराबर, एक तो ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया। दो कोण किसी दो दो त्रिभुजों में, किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण जब बराबर हो जाते हैं संगत, तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। आपको ये लिखना है यहाँ पर, किन्हीं दो त्रिभुजों में ये दो संगत कोण जब बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। इसलिए तीसरा कोण इसका कहाँ पे बचा, ये वाला है, कौन सा, ए बी सी। इसलिए ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण किसके, एफ एच जी के, एफ एच जी के। ये दोनों कोण आपस में बराबर। अब बताओ, ऊपर वाला त्रिभुज, ये ऊपर वाला त्रिभुज, दोनों इन दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो गए, तो इसीलिए ये त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हो गया। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। हम क्या उसे समरूपता लिख लेंगे, कोण कोण कोण
समरूपता। कौन 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 समरूपता, इसलिए सही से इसे लिखने की कोशिश करो। कोण ए हमारा कोण एफ के बराबर है, तो ए को पहले लिखेंगे, एफ को इधर लिखेंगे। सी हमारा, ये सी, तो ए के बाद में आएगा हमारा सी, तो इधर ए के बाद में क्या आएगा, जी। ठीक, इधर लास्ट में क्या आएगा, डी, तो इसमें भी डी लिख दो। इसमें इसमें क्या लास्ट में आया, इसमें क्या आया, एच। तो हमारा त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए। अब हमें पॉइंट लिखना है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। ये हमें यहाँ पर लिखना है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। इसलिए अब देखो संगत भुजाएं कौन कौन सी है, वो भी यहाँ पे समझ लो। संगत भुजाएं हमारी कौन कौन सी है, ये कोण ए है, ए के सामने एक भुजा क्या है, सी डी। ये कोण एफ, इसके सामने भुजा क्या है, जी एच, बराबर। अब यहाँ पे देखो, ये डी है हमारा, डी के बराबर कौन सा कोण था, एच था। इसके सामने कौन सी भुजा, ए सी। इसके सामने कौन सी भुजा, एफ जी। यही तो हमें सिद्ध करना है। चाहो और तीसरी तीसरी भुजा का अनुपात अगर दिखाएं, तो तीसरी भुजा का अनुपात, ये सी के सामने कौन कौन भुजा कौन सी है, ए बी। इसके सामने भुजा कौन सी है, एफ एच। तो ये इतना हमें मात्र प्रूफ करना है, हमें पूरा प्रूफ नहीं करना है, हमें इतना प्रूफ करना है, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने प्रूफ कर लिया अपना। मात्र हमने क्या किया, त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को मैंने समरूप दिखा दिया। समरूप दिखाने के बाद में लिख दिया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उसके संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। और संगत भुजाएं मैंने बता दिया किस तरीके से अनुपात में करेंगे। आप ऐसे नहीं अल्टरनेट वहां हमने कर दिया ये, ठीक है, इस तरीके से आप अनुपात नहीं करोगे, कायदे से चलोगे। कोण जो हमारा जो बराबर कोण होते हैं उनके सामने की भुजाएं आनुपातिक होती है। ये देखो, ये बराबर कोण थे, इसकी बजाय अनुपातिक कर दी, ये बराबर कोण थे, इसकी बजाय अनुपातिक कर दी, ये वाला कोण बराबर थे, इसकी बजाय अनुपातिक कर दी। इसके बाद में हमें ये सेकंड पॉइंट में प्रूफ करना है। तो सेकंड पॉइंट पॉइंट यही भी लिख लेते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे देखो। सेकंड पॉइंट जो प्रूफ करना है उसी को लेके चलो। क्या हमें प्रूफ करना है, त्रिभुज डीसीबी, डीसीबी व त्रिभुज एच जी ई में पता करो डीसीबी कौन सा है। डीसीबी इसका मतलब नीचे वाला त्रिभुज, और इसका नीचे वाला त्रिभुज, इसका नीचे वाला त्रिभुज कौन सा, एच जी ई, ये नीचे वाला त्रिभुज जिसमें कि हम टिक करना चाहें, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसे हमें समरूप दिखाना है। इसे समरूप दिखाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले ये बताओ b किसके बराबर है, यहाँ पे देखो समीकरण एक में b किसके बराबर, e के बराबर। तो इस वाले त्रिभुज का b, इस वाले त्रिभुज का e बराबर है। तो यहाँ पर लिखो कोण b बराबर कोण e, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण एक से। ये पॉइंट एक तो हमारा कोण हो गया बराबर, हमें मालूम है डायरेक्ट। अब आप कहोगे सर ये वाला जो c है पूरा इस g के बराबर है, तो c तो g के बराबर है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे किया था मैंने। c तो g के बराबर है, लेकिन पूरा c इसमें आ कहाँ रहा है त्रिभुज में, तो पूरा c नहीं आ रहा, तो आधा तो आ रहा है। आधा आ रहा तो इसके बटे दो कर दो, और इसके भी बटे दो कर दो। आधा आ रहा तो इसके बटे दो कर दो, इसके बटे दो कर दो। आधा आ रहा जिसका मतलब ये नीचे वाला कोण इस नीचे वाले कोण के बराबर हो गया। अब किसी अब फिर वही बात, किसी दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर होने पर तीसरा भी बराबर हो जाता है। तीसरा इसमें कौन सा, ये वाला है एच, और इसको लिखेंगे कैसे, ई एच जी। इसको कैसे लिखेंगे, बी डी सी। तो लिखो पहले कोण बी डी सी बराबर कोण ई एच जी। तीनों कोण हो गए बराबर। एक हमारा ये वाला कोण हो गया बराबर, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसलिए एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 समरूपता।
इसलिए त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज, पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बी हमारा आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, इसका मतलब हम लिख देंगे, इसका मतलब हम लिख देंगे बी को अगर लिखना चाहो, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे डी लास्ट में दिया गया और यहाँ पे डी पहले से, तो यहाँ पे क्या हमारा डी बराबर है, हाँ है डी, डी किसके बराबर है, हमारा एच के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे डी और यहाँ पे त्रिभुज बनाकर लिख देंगे एच। अब क्या बताओ, अच्छा यहाँ पे सी आ रहा है, सी किसके बराबर, जी के बराबर होना चाहिए, क्या सी सी जी के बराबर है, हाँ सी जी के बराबर है, तो यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे जी लिख दो। इसके बाद यहाँ पे देखो पहले बी और ई के बराबर, तो यहाँ पे लिख दो वी, यहाँ पे लिख दो ई, वास्तव में हमारा हो रहा है ये दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया, जैसा समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें बता सकते हो, तो इसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे आप कोई भी आपका डाउट नहीं बचना चाहिए। अब क्या दिया गया, डी सी ए, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, डी त्रिभुज डी सी ए और समरूप किसके होना चाहिए, त्रिभुज एच जी ई के, डी सी ए और एच जी ई, एच जी ई, एच जी ई, तो तो ये डी सी ए और एच जी ई, इसका ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला ये और इसका ये नीचे, ये दोनों समरूप होने चाहिए। अच्छा ठीक है, ये कैसे समरूप दिखाना है, एच जी एफ, हाँ ठीक है, एच जी एफ, भाई गलती हो गई यहाँ पर, यहाँ पर गलती होगी, एच जी एफ, ठीक है, इस वाले में ई था लेकिन इस वाले में एच जी एफ है, डी सी ए, डी सी ए और एच जी एफ, ये दोनों के ऊपर ऊपर वाले, और भी दोनों के ऊपर ऊपर वाले तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं पहले से। क्या बताओ, अच्छा आप मैं ये बताओ, यहाँ पे लिखा है डी सी ए, ठीक, और यहाँ पे लिखा है ए सी डी, तो क्या हम इस वाले त्रिभुज को जो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लो पहले यहाँ पे मिला के थोड़ा समझाते हैं, ये लिखा है त्रिभुज, इसका डी लास्ट में है, इसका पहले लिखते हैं, इसका एच लास्ट में है, इसका एच पहले लिखते हैं, ठीक, और क्या है, सी बीच में है, सी यहाँ पे बीच में कर दो, यहाँ पे जी बीच में कर दो, ठीक है, जो बीच में है वो बीच में, और जो लास्ट में ए बचा यहाँ पे लिख दिया, और लास्ट में इसका एफ बचा है, इसी का यहाँ पे लिख दो, ये भी तो समरूप बात तो एक ही है, त्रिभुज तो हमारे एक ही है दोनों। इन्होंने क्या किया है, जो हमने एसीडी लिखा था उसे इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने क्या किया, डीसीए लिख दिया, उसे पलट दिया, इन्होंने यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे लिखा था एफ जी एच, इन्होंने लिख दिया एच जी एफ, बात देखिए, तो ये तो ऑटोमेटिक हमारा सॉल्व हो रहा है, ये तो पहले से हम सॉल्व कर चुके हैं वहीं पे, यहाँ पे देखो पहले ये तो यहीं पे सॉल्व कर चुके थे, इसका रूपांतर चाहे देखो, इस वाले त्रिभुज को चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, लेकिन उनका क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे सपोज मान लो हमारा कोण ए कोण एफ के बराबर है, तो यहाँ पर कोण ए कोण एफ के बराबर यहाँ पर भी है, यहाँ पे कोण सी किसके बराबर है, जी के बराबर, तो यहाँ पर कोण सी किसके बराबर है, जी के बराबर है, आगे क्या है डी, डी किसके बराबर है, यहाँ पे आगे देखो एच, यहाँ पर भी तो डी एच के बराबर है, दोनों दोनों कोण ही तो, मतलब इन्होंने क्या किया है, दोनों कोण है तो एक ही, नाम को इधर लिख दिया इन्होंने, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, 16वां क्वेश्चन था हमारा, ये 16वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, तब तक आप नोट करिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17, तब तक आप फिगर बनाइए इस क्वेश्चन का। जहां तक हो सकते हैं एक्सरसाइज 6.3 उतना कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं होता तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन था इसमें, लेकिन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, इसी प्रकार क्वेश्चन में बड़े बड़े क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, जिनमें ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन, पहले तो इसकी आकृति बना लो,
जैसा कि हम बना रहे हैं आप भी बना लो। ए बी सी यहाँ पे दिया गया है डी, और इस भुजा को आगे बढ़ाया गया तो डॉटेड लाइन में से आगे बढ़ा लो, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे 90 इसका को बनाते हुए देखा, नीचे लंब लंब डाला, एफ, इसका नाम यहाँ पे ई दे दिया। अब पूरी भाषा चित्रानुसार लिख देंगे। आप यहाँ पे आपके अपनी बता क्या लिया गया, क्या ज्ञात है आपको, यहाँ पे पता, यहाँ पे ज्ञात है ए बी बराबर ए सी, ये ए बी इस ए सी के बराबर, इसका मतलब है ये हमारा त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई की भुजा सीबी पर, बढ़ाई की भुजा सीबी पर क्या कौन सा बिंदु स्थित है, ई बिंदु है। यदि एबी लंब बीसी, एडी लंब बीसी, ये एडी क्या दिया गया, एडी दिया गया किस पे, लंब है किस पे, बीसी पे, और दिया गया है ईएफ लंब दिया गया किस पे, एसी पे। आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज एबीडी समरूप हो जाए त्रिभुज किसके, ईसीएफ के, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए किसी भी तरीके से। आइए चलो सीखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जो आपको सिद्ध करना हो, आपको जो सिद्ध करना हो उसी को आप लेके चला, हमें ये सिद्ध करना, हम इसी को लेके चलेंगे। हम पथ में त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज ईसीएफ में हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को लेके चले। अब इन दोनों त्रिभुजों में या तो हमारे संगत तीनों कोण बराबर हो जाए, या तो भुजानुपातिक हो जाए। भुजा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोण के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई। आपको मालूम है कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, यहाँ पे क्या दिया गया, ए बी बराबर ए सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी के दो कोण समान होंगे, इसलिए त्रिभुज एबीसी के दो कोण समान होंगे। कौन कौन से कोण समान हो जाएंगे, ए बी बराबर ए सी है, इस त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसका मतलब है कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो पहले हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा, एबीडी और ईसीएफ, एबीडी हमारा कौन सा, एबीडी, ये वाला त्रिभुज एबीडी, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और क्या दिया गया, ईसीएफ, ईसीएफ, ये वाला त्रिभुज, इधर वाला त्रिभुज पूरा ये, और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज होने चाहिए हमारे कैसे समरूप। अब बात देखिए, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में ये वाला कोण, ये कितना है, कोण डी 90, 90, और इस वाले त्रिभुज में कोण एफ कितना है, वो भी 90 के बराबर। इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ठीक बराबर कर दिया मैंने। एक और कोण किसी भी तरीके से बराबर हो जाएंगे। आप बताओ, इस वाले त्रिभुज में ये कोण बी आ रहा है, और इस वाले त्रिभुज में ये कोण सी आ रहा है, ये दोनों बराबर है। हम चाहें तो देखो, कोण बी बराबर कोण सी हमने सिद्ध किया था, इसी से समीकरण एक डाल दो उसके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से कोण बी बराबर कोण सी मैंने लिख दिया समीकरण एक से। आप बताओ, अच्छा जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा भी बराबर हो जाता है। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, आप एग्जाम में ये भाषा जरूर लिख देना वहां पर, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर होने पर तीसरा कोण भी बराबर होता है। इसलिए इस देखो, इस त्रिभुज का तीसरा कोण कौन सा, ये यहाँ से लिख रहा था, इसे लिखेंगे बी ए डी, इसके लिए तीसरा कोण कौन सा, बी ए डी। इस त्रिभुज का तीसरा कोण कौन सा है, सी ई एफ,
कोण CEF दोनों हो गए बराबर। अब ये देखो ये दोनों कोण बराबर हो गए, इसका मतलब तीनों संगत कोण, दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी समरूपता होगी, कौन 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 समरूपता होगी, कौन 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 समरूपता जैसे हुई तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज। अब पता करते हैं कोण हमारा कौन कौन सा बराबर है। क्या पता इसमें दिया गया कोण ए हमारा कोण, इसमें देखो कोण ए हमारा कोण ई के बराबर होना चाहिए। देखो पहले कोण ए, ये देखो कोण ए कोण किसके बराबर, ई के बराबर है, तो लिख दो यहाँ पर कोण ए और इधर साइड में त्रिभुज बनाकर लिख दो यहाँ पर ई। जो यहाँ पे यहाँ इन्होंने ये कहा है कि ए हमारा ई के बराबर हो, बी हमारा सी के बराबर हो, क्या बी हमारा सी के बराबर है? तो यहाँ पर बी लिख दो, यहाँ पर सी। क्या कोण डी हमारा एफ के बराबर है? कोण डी हमारा एफ के बराबर है, बिल्कुल डी एफ के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों यही हमें प्रूफ है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मात्र इसका यूज किया और इन दोनों का यूज किया, इन दोनों का यूज किया, इसके यूज करने से हमें कोण बी बराबर कोण सी पता लग गया, और इनको यूज करने से हमें पता लग गया कि कोण डी और कोण ए हमारा 90 के बराबर है। इसका मतलब जब दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर होते हैं तो तीसरा भी बराबर होता है, इसलिए कोण 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 समरूपता और कोण 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 समरूपता में संगत कोण। देखो ध्यान रखना, संगत जो कोण है वो आप सही से लिखना सीखो। कोण ई हमारा यहाँ पे देखो बीच में है, कोण ई हमारा यहाँ पे बीच में है, तो कोण ई बराबर कोण ई। कोण बी हमारा किसके बराबर है, सी के, तो कोण बी और कोण सी लिख दिया। फिर क्या किया मैंने, कोण डी और एफ के बराबर लिख दिया, कोण डी और एफ के बराबर लिख दिया। इसे अगर पता क्वेश्चन अगर ऐसे लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसे अगर ऐसे लिख सकता है, बी को पहले लिख देगा वो है, फिर बी को लिख देगा, फिर ए को लिख देगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे लिख देगा, एफ सी ई लिख देगा, तो ये भी आपके समरूप है, कोई दिक्कत नहीं। और भी लिख देगा, बी को पहले लिख देगा, इधर सी को, अगर इधर बी को पहले लिखेगा तो इधर सी को पहले लिखना पड़ेगा। तो मतलब संगत कोण होने चाहिए बराबर, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप बिल्कुल बेफिक्र इसे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं, तो फिर आप दोबारा बता दें, तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दें। देखो क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, इसका मतलब है त्रिभुज में एबीसी बनाना पड़ेगा। त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा क्वेश्चन, तो त्रिभुज एबीसी बनाओगे, हमने बना लिया त्रिभुज ABC। इसकी कौन सी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, बीसी पर कहीं पर भी अपनी इच्छा से डी मान लो, मैंने यहाँ पे मान लिया, कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच में हो, अगर बीचों बीच में होता तो बताता वो डी बिंदु बीसी के मध्य बिंदु पर, तो ये कहता हो क्वेश्चन। तो बीसी पर एक डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, कोण एडीसी, कोण ए से जो डी पर यहाँ पे डाल रहे हैं, ये लंब नहीं है, ये एडीसी की बात कर रहे हैं, ये वाला कोण, कोण एडीसी किसके बराबर है, बीएसी के बराबर है, बीएसी इसका मतलब ये वाला जो कोण है इस पूरे कोण के बराबर, बात समझो। तो अब यहाँ पर ज्ञात है में क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण एबीसी बराबर कोण बीएसी, ये दोनों कोण बराबर हैं। आपको क्या सिद्ध करना वो भी देख लो। बहुत ही बारीकी से समझना है,
यहाँ पर लिखा है सी ए स्क्वायर, मैं आपको बताऊंगा इसे कितनी कितनी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। सी बी इंटू सी, इन्होंने मात्र क्या किया, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी कह दिया। और इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कितने तरीके से बना सकता है वो देखो। ये लिखा है आपका सी ए स्क्वायर, तो इसे हम लिख सी ए स्क्वायर को, मतलब सी ए स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी ए स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं सी ए इंटू सी ए, ये भी तो सी ए स्क्वायर है। तो एक बार वो ऐसे करेगा सी ए अपॉन इस सी बी को यहाँ पे ले आएगा, और इधर एक सी ए क्या था, इधर एक जो सी ए था वो इधर लिख देगा, वो ऐसे भी लिख सकता है जब। यही सेम क्वेश्चन को किस तरीके से आपको पागल बना सकता है, तो इस सी ए अपॉन सी बी और सी डी अपॉन सी ए। अब और दूसरा तरीका क्या कर सकता है, अब वो सी ए अपॉन सी डी ला सकता है, पहले सी बी को अपॉन में लाया था, अब सी डी ला सकता है। अब वो क्या करेगा, इधर साइड में सी बी बचेगा, अपॉन में सी ए बचेगा, ऐसे भी बना सकता है क्वेश्चन। बात ये दोनों मतलब ये अथवा में आ सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी ला सकता है, चाहे ऐसे ला सकता है, चाहे ऐसे ला सकता है। मतलब मेथड एक ही है, क्वेश्चन को, क्वेश्चन के रूप को, आंसर के रूप को चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, ये देखो भुजाएं कहाँ, इस ये भुजाएं कौन कौन से त्रिभुजों में आ रही है, इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, आप ये पता करो, ये देखो सी ए और बटे सी बी, सी ए हमारा ये है और सी बी हमारा कौन सा, ये बराबर बड़ी भुजा ये वाली, और सी डी कौन सी है, सी डी ये छोटी है। इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में दो भुजाएं आ रही है, एक ये भुजा आ रही है, एक ये भुजा आ रही है, तो ये तो त्रिभुज में लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद में सी ए कहाँ पे है, सी ए ये है, और सी डी कहाँ पे है, सी डी ये है। फिर यहाँ पे सी ए की बात कर रहा हूं, और सी बी हमारी ये है। इसका मतलब देखो, इस बड़े वाले त्रिभुज की दो भुजाएं आ रही, एक तो सी ए आ रही है, एक सी बी आ रही है, और इस छोटे वाले त्रिभुज की दो भुजाएं आ रही है, एक तो सी ए आ रही है, एक तो सी डी आ रही है। इसका मतलब हमें दो त्रिभुज लेके चलने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक तो हमें पूरा बड़ा बड़ा त्रिभुज लेके चलना पड़ेगा, एक त्रिभुज लेके चलना पड़ेगा हमें छोटा, इसका मतलब एबीसी। हमें ये दो त्रिभुज लेके चलने पड़ेंगे, एक तो बड़ा बड़ा त्रिभुज लेके चलना पड़ेगा पूरा, एक छोटा त्रिभुज लेके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो देखो यहाँ पे समरूपता दिखाने के लिए आपको पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे। तो पता करो, पता ये करो कि देखो पहले इस बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें ये कौन सी आ रहा है, इस छोटे वाले त्रिभुज में क्या कौन सी आ रहा है, देखो आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, कौन सी बराबर कौन सी, क्या लिख सकते हैं, दोनों में आ रहा, और दोनों में आ रहा तो दोनों के लिए मान भी बराबर होगा। अब देखते हैं एक और किसी भी तरीके से बराबर हो जाए, तो आपका माइंड पहले करेगा कि सर यहाँ पे एक कोण बराबर दिया गया, देखो पहले से ज्ञात ज्ञात है हमें, कौन सा, एडीसी, एडीसी ये छोटे वाले त्रिभुज का कोण है, और बीएसी ये बड़ी वाले त्रिभुज का कोण, देखो पहले बीएसी ये पूरा कोण आ रहा है, इसका मतलब हम लिख देंगे यहाँ पर कोण बीएसी बराबर कोण एडीसी। अब आपको फिर वही भाषा, इन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण जब बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। तो आप बेखटक ये तीसरा कोण बराबर कर देंगे, तीसरा कोण आप पता करेंगे कौन सा, इस बड़ी वाले त्रिभुज के लिए तीसरा कोण तो बी बचा, तो ठीक है बड़े वाले का पहले लिख दो। छोटे वाले का कौन सा बचा, छोटे वाले में ये भी होगा, ये भी होगा, ये बचा, ये बात ये कोण देखो ये, इसका मतलब है डी सी, डी ए सी बचा, या सी ए डी बचा, ये बचा कोण। अब तीनों संगत, इन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण जब बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब बात यह आएगी समरूपता लगी कौन सी यहाँ पर, तो आप कहोगे सर इसलिए एंगल 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 सिमिलरिटी, जब एंगल 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 सिमिलरिटी होती है, एंगल 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 जब सिमिलरिटी होती है तो हम यहाँ पे कह देंगे इसलिए त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, कौन कौन से पता करो, देखो कायदे से लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो क्या ए, ए के बराबर तो होगा ही होगा,
यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पे क्या है, डी है बीच में, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है। तो यहाँ पर तो ए लिखो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी। देखो इसके बीच में ए आ रहा है, इसके बीच में डी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए। ठीक, यहाँ और सी दोनों में कॉमन है सी, तो ए बी सी समरूप किसके हो जाएगा, डी ए सी। बस यहीं पे आप गलती कर देते हो। संगत कोण को सही से यहाँ पे लो, कोण ए किसके बराबर, डी के बराबर, कोण बी किसके बराबर, ए के बराबर। छोटे वाले के ए का ए कितना, छोटे वाले का ए हमारा कौन सा है, सी ए डी। बड़े वाले का ए हमारा कौन सा, पूरा कंप्लीट है। ठीक, सी हमारा होगा निश्चित दोनों में। ठीक है, अब आप कहोगे इसके बाद में, इसके बाद में यही तो आपको भाषा याद करनी पड़ती है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती है। ये आपको एग्जाम में पक्का लिखना है पूरा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो आनुपातिक कौन कौन सी भुजाएं हैं, देखो ये सी है, इस बड़े वाले कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, बड़े वाले सी के सामने एक भुजा देखो, पहले बड़े वाले में ए बी है, ए बी। छोटे वाले कोण में सी के सामने भुजा कौन सी है, ए डी, तो ए डी लिख दो। इसके बाद में बड़े वाले का कोण ए और छोटे वाले का डी। बड़े वाले का कोण ए, ये पूरा ए है बड़े वाले का, तो इसके सामने भुजा कौन सी है, बी सी। और छोटे वाले के डी के सामने भुजा कौन सी है, ये देखो, इसके सामने भुजा कौन सी है, एसी। बड़े वाले में बी के सामने भुजा कौन सी, बी के सामने भुजा ये एसी है। एसी को चाहे सीए लिख दो, एसी को सीए भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको डाउट हो जाए, सीए भी लिख सकते हैं। इसमें छोटे वाले में ए के सामने कौन सी, छोटे वाले का ए ये होगा इतना, इसके सामने भुजा कौन सी, सी डी। अब इतने कम मार्क एग्जामिनर ने या जो किताब इसने लिखी है राइटर ने, इतने को यूज किया है। आप चाहो इतने को यूज कर लो, इसे और इसे यूज कर लो, आंसर भी इसके बहुत सारे बन सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे तो एक ये भी आंसर है, यहाँ से आपके आंसर 3 बन जाएंगे, वो भी अभी बना के दिखाएं। पहले तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सी ए स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इंटू सी डी, यही हमारा आंसर है। जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, सी ए स्क्वायर टू सी बी इंटू सी डी, और बीसी को हम सीबी भी लिख सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं सीबी। बात ये, अब यहाँ पे आंसर बनेंगे कैसे, और कैसे आंसर बनेंगे, और आंसर ऐसे बनेंगे, देखो ए बी बटे हम लिख सकते हैं ए डी, और हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन सी ए। एक तो हमारा ये आंसर बनेगा, और क्या आंसर बन सकता है, और आंसर बन सकता है इसे इसके बराबर ले लो, यानी ए बी अपॉन ए डी इक्वल सी ए अपॉन सी डी। एक तो हमारा ये आंसर बन सकता है। एग्जामिनर का माइंड है, एग्जामिनर किस तरीके से आंसर रखता है, क्वेश्चन तो यही होगा, आप क्वेश्चन लगा के भी जाओगे, क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहा होगा, बट आपका क्वेश्चन यहाँ तक आपने सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी ये हमने लिखा, ये हमने पढ़ा था सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, बट आपको आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा, तो ये नहीं पढ़ा, पूरा क्वेश्चन लगा दोगे फिर भी आपको समझ नहीं आएगा। आप लगाना तो जानते हो, लेकिन जो एग्जामिनर जहां तक आपको पहुंचाना चाहना है वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर भी आपको जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर तो नंबर हाफ कर दिए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो, अगर कोई यहाँ तक दे रहा है कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक दे रहा है तो यहाँ तक पहुंचो, यहाँ तक दे रहा है तो यहाँ तक पहुंचो। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं, आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो है उसे रीड करना सीखो। जितना आप रीड करो, जैसे जितना पढ़ो, कंप्लीट क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ो उतना फिगर आप कंप्लीट उसमें बनाओ। इसमें लिखा है 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः ए मीटर और बी मीटर है। 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां ए मीटर और बी मीटर है। इसका मतलब समान खंबे नहीं है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। इसका मतलब देखो खंबे बिल्कुल सीधे होते हैं। एक तो हमारा ये खंबा हो गया, एक हमारा मान लो सपोज ये खंबा होगा, थोड़ा ये बड़ा है। इसकी ए मान लो ए मीटर ऊंचा, ये बी मीटर ऊंचा है। ठीक है, आपस में पी मीटर की दूरी पर स्थित है। ये इन दोनों के बीच की दूरी है वो पी मीटर है, ये पी मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, उसके बाद ये कहा है, सिद्ध कीजिए कि इन खंभों के शीर्षों को इसके सम्मुख खंभों के पादों को मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। सम्मुख जो शीर्ष है, सम्मुख शीर्ष से इसका इसके पाद बिंदु को मिला दो, उसके सम्मुख शीर्ष से इसके पाद बिंदु से मिला दो। ये मिलाने वाले के प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई, ये प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों खंभों का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पे ये है। इस बिंदु को चाहो तो अगर इसका नाम का कंप्लीट करें तो इसे तो नाम डाल दो ए वी सी डी ए, और इसकी जो ऊंचाई पूछी गई है तो ऊंचाई इसकी एकदम सीधा लंब डाल, सीधा यहाँ पे लंब डाल दिया। ये तो पी मीटर है, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ये कंप्लीट पी मीटर। यहाँ पे एक नाम डाल दो एफ, और ये इसकी ऊंचाई एच, इसी को पूछा गया इसकी ऊंचाई का मान क्या है। तो क्या हमें ज्ञात है, हमें तो हम यही लिखेंगे, दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई है, ऊंचाइयां ए और बी मीटर हैं और उनके बीच की दूरी बी मीटर है। ये हम ज्ञात है में लिख देंगे। क्या लिखेंगे ज्ञात है में, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां ए मीटर व बी मीटर है और उन खंभों के बीच की दूरी बी मीटर है। इतना लिखना है। सिद्ध करना में क्या लिखना है, जो सिद्ध करना है लिखना हमें, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ऊंचाई एच बराबर में ये सिद्ध करना है ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमें सिद्ध करना है, ये आ रही है या नहीं। खंबे की जो प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई है, यानी खंबे की जो यहाँ पे मिलान कर रहे हैं, काट रहे हैं आपस में एक दूसरे को, उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है, इतनी आ रही है नहीं है। तो ये हमें सिद्ध करनी है। तो इसे सिद्ध करने के लिए कंप्लीट हमें मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इसमें भी समरूपता लगानी पड़ेगी। पहले हमें देखो क्या करना पड़ेगा, क्रम बाई क्रम, क्रम बाई क्रम। सबसे पहले हमें हम त्रिभुज को लेके चलेंगे। देखो पहले किसे, एबीसी को, एबीसी, और एक त्रिभुज हमारे पास है एस एफ ई। इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को लेके चलो, और इस बड़ी वाले त्रिभुज को हम लेके चलेंगे ए एफ ई व त्रिभुज ए बी सी में। हम इन दो त्रिभुजों को लेके चलेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम कर देंगे भुजाएं अनुपात में। ठीक है, समरूपता के, देखो समरूपता वाले चैप्टर में है तो हमें त्रिभुज के समरूप दिखाने हैं, तभी ये सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं सॉल्व कर पाओगे। हमें क्या करना है, हमें किसी भी तरीके से ए एफ की वैल्यू निकालनी है। क्या बताओ, ये पूरी ये कंप्लीट वैल्यू कितनी है, कंप्लीट वैल्यू पी। तो यहाँ पर अगर चाहो तो लिख सकते हो ए एफ प्लस एफ बी बराबर पी। इसे और इसे दोनों को जोड़ दो तो पी के बराबर हो जाएगा। तो हमें ए एफ की वैल्यू पता लग जाए, ए एफ की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और एफ बी की वैल्यू पता लग जाए, दोनों को जोड़ देंगे, ये पी के बराबर आ जाएगा हमारा आंसर। हमें हमारा लक्ष्य है ए एफ की वैल्यू निकालना, फिर हमारा लक्ष्य है एफ बी की वैल्यू निकालना। दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ अच्छा, इस वाले त्रिभुज में ये कौन आ रहा, इस वाले भी त्रिभुज में ये कौन आ रहा है, इसका मतलब कौन ए कैसा हो जाएगा, वही दोनों में आ रहा कौन ए बराबर कौन है, ओवरलिस्ट हो गया, ओवरलिस्ट हो गया।
खंभा बिल्कुल सीधा होता है जमीन से, तो यहाँ पे खंभे द्वारा जो जमीन पर और जमीन और खंभे के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनता है। ऊंचाई वही मानी जाएगी जहां पे 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। इसका मतलब है छोटे वाले का एफ बड़े वाले का बी बराबर है आपस में। क्यों बराबर है? क्योंकि फिर वही बात, दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरे भी दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर लिख देंगे छोटे वाले में कौन सा कोण है, छोटे वाले का ये वाला कोण और बड़े वाले का ये। तो छोटे वाले का कोण लिखेंगे कोण ए ई एफ, बड़े वाले का सेपरेट है सी। तो ये तीनों कोण हो गए बराबर, तो लिख देंगे इसलिए एंगल 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 सिमिलर। अब क्या बात है, एंगल 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 सिमिलरिटी है। अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उसकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाती है। वो आपको एग्जाम में लिखना है, जब दो त्रिभुज समरूप हो। पहले यहाँ पे त्रिभुज को समरूप दिखा दो, पहले यहाँ पे त्रिभुज को समरूप दिखा दो, इसलिए त्रिभुज, अब आप ही लिखवाओ कैसे समरूप दिखाने हैं। ए के बराबर, तो ये तो इसमें भी आगे आ जाएगा, ए इसमें भी आगे आ जाएगा। एफ किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो यहाँ पर एफ लिख दो, यहाँ पर बी लिख दो। अब ई किसके बराबर है, सी के बराबर, तो ये तो हो गया त्रिभुज ए एफ ई, और ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो हाँ, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। अब देखेंगे हम, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं व संगत भुजाएं आनुपातिक व संगत कोण बराबर होते हैं। अब बताओ, संगत कोण तो पहले से बराबर है, तभी तो मैंने समरूप दिखाया। अब बच्चे हमारे एक कॉन्सेप्ट, कौन सी संगत भुजाएं आनुपातिक होती है, वही लिख दो। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए आप, कोण कोण के सामने एक भुजा, देखो ये कोण है, छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, इस कोण के सामने एक भुजा कौन सी, ई एफ कटी। अब बड़े वाले की बात करें, इसके सामने कौन सी भुजा, बी सी बराबर। अब बात करते हैं ये वाला कोण, इस कोण के सामने भुजा कौन सी, ए एफ, और इसके सामने इसके बराबर यही तो कोण था। इसके सामने बड़े वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा, इसके सामने बड़े वाले त्रिभुज में ये है भुजा, पूरी बड़ी वाली कौन सी भुजा, ए बी, ए बी। अब हम नाम रखते हैं इसका, जो भी मान है इसके मान रख लो। ई एफ की वैल्यू कितनी, एच। बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू बी है, स्मॉल। एएफ की वैल्यू कितनी, नहीं मालूम, एएफ तो हमें निकालना ही है। और एबी की वैल्यू कितनी है, पी, ये पी हुई है। अब इसे अगर हम सही से लिखें, इसे एक लाइफ टाइम में समीकरण एक डाल दो पहले ही से, तो दिक्कत नहीं होगी, समीकरण एक में मान रख देंगे बाद में जाके। एएफ का मान निकालें तो बी एफ, और एच, तो एएफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी एच पी अपॉन बी। अभी एक और एफ बी की वैल्यू आ जाए, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसी प्रकार, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब इस वाले बड़े त्रिभुज को लेके चलेंगे इसे, फिर इस वाले छोटे त्रिभुज को लेके, छोटा त्रिभुज क्या है, बी ई एफ, त्रिभुज वी ई एफ, व बड़ा वाला ए बी डी, ए बी डी में ये लेके चलो। तो छोटे वाले त्रिभुज में भी ये बी कोण आ रहा है, कौन सा, ये बी कोण दिखाई दे रहा होगा, ये बड़े वाले में भी आ रहा है, इसका मतलब बी होगा, बी बराबर बी होगा। छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण 90 अंश आ रहा, बड़े वाले भी त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश आ रहा। इसका मतलब है हम लिख देंगे यहाँ पर कोण एफ बराबर कोण ई,
क्यों बराबर है 90 आंसर दोनों, क्योंकि ये भी एक खंभा है, खंभा जमीन के साथ में बिल्कुल सीधा खड़ा होता है तो 90 इसका कोण बनाता है। इसमें भी इन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो गए हैं, इसलिए तीसरा भी बराबर हो जाएगा। तो तीसरा इस वाले में हमारा कौन सा कोण, छोटे वाले में से ये कोण है कौन सा, बी ई एफ। इस वाले में कौन सा कोण, सेपरेट डी। तो ये दोनों कोणों के बराबर। अब फिर हमारी समरूपता लगी, कौन 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 सिमिलरिटी, यानी कौन 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 समरूपता। अब कौन 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 समरूपता आ गई है तो हम लिख देंगे, इसलिए अब फिर त्रिभुज में कैसे समरूप दिखाएंगे, दोनों त्रिभुजों को देखो, छोटे वाले का बी, बड़े वाले का भी बी है, छोटे वाले का बी, बड़े वाले का भी बी, छोटे वाले का एफ, बड़े वाले का क्या ए, छोटे वाले के बीच में देखो पॉइंट का ई, तो बीच वाला पॉइंट लिखा जाएगा इधर वाला। इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, बी एफ ई समरूप, बी ए टी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इसकी संगत भुजाएं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती है। इसकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी, तो देखते हैं भुजाएं कौन कौन सी अनुपातिक हैं। देखो बी के छोटे वाले का बी देखते हैं, छोटे वाले में बी, बी के सामने क्या, छोटे वाले के बी के सामने क्या, ई एफ। बड़े बड़े वाले बी के सामने क्या, ए डी। छोटे वाले में इस कोण के सामने, इस कोण के सामने, इस कोण के सामने क्या, एफ बी। इस कोण के बराबर ये वाला कोण है डी, ये जो ई कोण है, ई किसके बराबर, डी के बराबर, तो डी के सामने बड़े वाले में क्या, ए बी। तो ई एफ की वैल्यू है कितनी, एच, सभी वैल्यू रखो। ए डी की वैल्यू कितनी है, ए, एफ बी की वैल्यू मालूम ही नहीं है, निकालनी है, ए बी की वैल्यू बी है। तो ए एफ बी बराबर एच बी, तो एफ बी की वैल्यू आ गई है एच पी अपॉन ए। दोनों वैल्यू पता, ए एफ की वैल्यू पता लगी, एफ बी की वैल्यू पता लगी, समीकरण एक से रख दो, समीकरण एक से रखो, ए एफ की जगह क्या रखेंगे, एच पी अपॉन बी, एच पी अपॉन बी प्लस, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, एच पी अपॉन ए, एच पी अपॉन ए बराबर में क्या, पी, ऊपर से कॉमन ले लो पी, ऊपर से पी कॉमन, तो एच, पूरा एच पी कॉमन, पूरा एच पी कॉमन, तो यहाँ पे से 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए बराबर पी। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बन बचेगा एच, ब्रैकेट ले लो खुलासा, ए भी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए प्लस बी 1। तो ई एच की वैल्यू निकलेगी, ये भाग में गुणा में पहुंच जाएगा तो ए भी ऊपर आ जाएगा, ये गुणा में भाग में पहुंच जाएगा, ए प्लस भी नीचे आ जाएगा। तो एच की वैल्यू ये करनी थी, यही हमारा आंसर है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। अच्छा क्वेश्चन था बहुत, देखो यहाँ से स्टार्ट किया क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका कंप्लीट यहाँ तक सॉल्व हो गया। हमें, मेरा लक्ष्य था ए एफ प्लस एफ बी, हमें पता, हमें मालूम है ये ए एफ और ये एफ बी, इन दोनों को जोड़ देंगे पी के बराबर आ जाएगा, ये हमें कंफर्म मालूम था। ये हमारा यूनिवर्सल सत्य है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, इसे और इसे जोड़कर पी के बराबर कर लेंगे, तो इसका मान निकाल लिया मैंने, इसका मान निकाल लिया, यहाँ पर रख दिया मैंने, और इसी को सॉल्व करते चले गए, इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज का, या ये 6.3 एक्सरसाइज, इसमें जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ तक पहले आप कंप्लीट करिए इसे। इसके बाद में जो आगे जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपकी एक्सरसाइज 6.3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, इसे कंप्लीट करिए आप, और कल से लेक्चर आगे, आगे का जो लेक्चर होगा उसमें आपकी एक्सरसाइज 6.3